डियर स्टूडेंट, बेटा हमारा 15 चैप्टर यशोधरा की व्यथा यानी 15 पार्ट यशोधरा की व्यथा हमने कंप्लीट कर दी। पूरा मैंने उसकी कविताएं एक्सप्लेन कर दी थी और आपको व्हाट्सएप पर उसके क्वेश्चन आंसर, कविता के अर्थ और एक्सरसाइज सभी भेज दिया था। ठीक है, अब हमारा 16 चैप्टर स्टार्ट होता है यानी 16 पार्ट दक्षिण भारत की एक झलक। हमारे भारत देश, सबको पता है कि हमारा भारत देश में कितनी जगहें बहुत सुंदर सुंदर हैं। यानी एक वहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है जो कि हर उसका अपना अपना एक प्रसिद्ध स्थान तो है ही, उसके साथ में वहाँ की वस्तुएं हैं और जो रहन सहन, मंदिर और कई जगह, हर जगह का अपना अपना एक अलग ही अस्तित्व है। तो उसी से संबंधित ये दक्षिण भारत की एक झलक है जो उसकी सुंदरता के विषय में बताया गया है कि लेखक कहाँ से कैसे निकला, कहाँ पहुँचा और क्या क्या सुंदरता का उसने उस जगह पर अनुभव किया। अब इसके लेखक है आचार्य विनय मोहन शर्मा जी। जिन्होंने लिखा है वह है आचार्य मोहन शर्मा। इनका जन्म सन 1905 में करकबैल मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? 19 दिसंबर 1905 में करकबैल मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में करकबैल है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था सुखदेव प्रसाद तिवारी। यानी मूल नाम एक अपना घर एक वो रहता ना, इनका जो मेन नाम था वो था सुखदेव प्रसाद तिवारी। वीरात्मा था, है ना। इन्होंने क्या उपाधि प्राप्त करी? MA, PhD, LLB तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये पत्रकारिता में साहित्य जगत में प्रवेश कर लिए थे, यानी पत्रों को लिखने लगे थे। यह एक कर्मवीर के सहायक संपादक रहे, यानी अपने कार्यों में निपुण थे। कर्मवीर मतलब अपने कार्यों में निपुण थे। सन 1940 में ईस्वी में शिक्षा जगत में विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने अध्यापन भी किया था और नागपुर, जबलपुर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष भी रहे। यानी नागपुर में, जबलपुर में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ये इन्होंने अध्यक्ष भी रहे और प्रोफेसर भी रहे, पढ़ाए भी थे। और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में प्रथम निदेशक पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। और सन 1970 से लेकर के सन 1973 ईस्वी तक इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में के अंतर्गत भोपाल विश्वविद्यालय में संबद्ध रहे। यानी ये 3 साल तक उसमें भी रहे हैं विश्वविद्यालय में। कहाँ के? भोपाल के, है ना। और 5 अगस्त 1993 में इनका देहांत हो गया था, यानी यह स्वर्गवासी हो गए थे। ये अधिकतर इनको हिंदी, मराठी संतों का देन, शोध प्रबंध, आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त, यानी इन्होंने हिंदी में, मराठी में और कई शोध प्रबंध लिखे जिनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। और इनकी जो भाषा थी वो हिंदी, पंजाबी और मराठी में इन्होंने कृष्ण और तुलसीदास की काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया था इन्होंने। यानी जो हिंदी इनकी जो हिंदी में, यानी हिंदी में जो वो थी ना, क्या बोलते, तुलसी काव्य की, वो उसको इन्होंने पंजाबी और मराठी में भी इसने तुलसीदास जी के तुलनात्मक अध्ययन किए थे, लिखे थे। और गीत गोविंद हिंदी का अनुवाद भी किया था। इनकी दृष्टिकोण में साहित्य नया पुराना, शोध प्रविधि मध्य प्रदेश के प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी की जा चुकी थी। और इन्होंने विभिन्न शासकीय, अशासकीय साहित्य संस्थानों, सभाओं को में भी इनको सम्मानित किया गया था और इनको पुरस्कार दिया था। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र महाकाव्य कृष्णायन को अवधि से खड़ी बोली में इन्होंने जो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी का जो महाकाव्य था, इन्होंने उसको इन्होंने खड़ी बोली में भी, अवधि से खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। उन्होंने खड़ी बोली में लिखे थे और उन्होंने अवधि भाषा में लिखे हुए थे और इन्होंने उनको खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। और डॉक्टर शर्मा की भाषा पौण, सशक्त और परिमार्जित है। भाषा में तत्सम शब्दों के अतिरिक्त इनके जो लेख लिखे हुए रहते थे, इनके तत्सम शब्द तो रहते थे, उसके अलावा उर्दू शब्द साधारण विषयों में भी ये, साधारण लैंग्वेज में भी ये लिखते थे, भाषा में लिखे हुए थे। और हिंदी साहित्य जगत के निबंधकार, समीक्षक एवं शोधकर्ता के रूप में भी इनका बहुत विशिष्ट स्थान था। यानी हिंदी जो निबंध लेखन की शुरुआत हुई थी, तो निबंध में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। अब दक्षिण भारत के अपन केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। विनय शर्मा द्वारा लिखित निबंध दक्षिण भारत की एक झलक एक रोचक यात्रा बताए। यानी लेखक जो थे दक्षिण भारत में
यात्रा किए थे, यानी ट्रेन द्वारा गए, फिर बस द्वारा गए, फिर अपना सेल्फ साधन द्वारा गए, तो वहाँ की यात्राओं का सुंदर, बहुत सुंदर लेख के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। इसमें लेखक ने दक्षिण भारत के सुरम्य स्थानों, रीति रिवाजों, दृश्यों का रोचक वर्णन करते हुए वहाँ की संस्कृति सजीव झांकियाँ प्रस्तुत किया। मतलब ये लेखक जब दक्षिण भारत में प्रवेश किए तो वहाँ पर क्या रहन सहन है, क्या रीति रिवाज है, क्या खान पान है, लोग कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं, वहाँ का जब लेख इन्होंने यहाँ इसमें लिखा है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जब पढ़ते हुए कि वो साक्षात दक्षिण भारत की झलक हमारे सामने ही प्रस्तुत हो जाती है। किंतु राष्ट्रीय भावात्मक एकता के भाव का पोषण करने में यात्रा वर्णन आज भी हमारे लिए सूचनाप्रद और रोचक है। मतलब क्या है, यह इसको जब पढ़ो तो उसमें भावात्मक, राष्ट्रीय भावात्मक एकता का प्रतीक है, और जब इस यात्रा वर्णन को पढ़ते हो तो हमारे लिए एक संदेश मिलता है, एक हमको कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त होता है। इसको पढ़ने पर हमको सूचनाप्रद और रोचक भी है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा सन 1953 में। सबसे पहले त्रिंबकाकुर जाते समय, यानी लेखक 1953 में कहाँ जा रहे थे, त्रिंबकाकुर, त्रावणकोर जा रहे थे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की एक झलक उनको देखने को मिली। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस शाम को नागपुर आती है। रात भर मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद की सेवा में, अब ये ट्रेन में बैठे तो बता रहे हैं कि रात भर ये मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद की सेवा में ट्रेन दौड़ती रही, ये सफ़र करते रहे। सवेरे, अब इनको देखो, ये अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। सवेरे कहाँ पहुँचे, बेजवाड़ा पहुँचे, और आंध्र प्रदेश, जो बेजवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। यहीं से ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि किसी नई दुनिया में इन्होंने प्रवेश कर लिया। वहाँ पर कैसा था, समुद्र की जो लहरें थी वो छू छू कर वायु बहने लगती थी। समुद्र की लहरें जो ऊपर तक उठती थी और ऐसा लगता था ठंडक ठंडक का अनुभव होता था, जैसे वो छू कर के वायु उनके हृदय में आकर के उनके शरीर को छू कर के पुलकित कर रही है। उनका हृदय भी आनंद से उल्लास हिलोरे ले रहा है। कृष्णा नदी के भी दर्शन हुए इनको जिनकी धार्मिक पवित्रता विस्तृत है। आंध्र की स्त्रियां खुली साड़ी पहनती हैं, पुरुष लुंगी पहनता है, उत्तरवासी की तरह धोती पहनता है। पीछे लांग का छोर झंडी की तरह लहराता दिखाई देता है और वर्ण प्राय गौर होता है। लोग यहाँ कौन सी भाषा बोलते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं, जिसमें लगभग 70% संस्कृत के होते हैं। आपको पता है तेलुगु भाषा में अधिकतर संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है। आंध्र में हिंदी की तुलसीकृत रामायण का बहुत प्रचार है। यानी हमको क्या लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश में ही बस है, परंतु नहीं, आंध्र प्रदेश में तुलसी रामायण का बहुत बड़ा प्रचार है। मेरे एक सहयात्री ने प्रातः उठते ही पाठ प्रारंभ कर दिया। उन्हीं से ज्ञात हुआ कि 18वीं शताब्दी में होने वाले वहाँ के प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण किया। वहाँ के जो भक्त थे, जिन कवि थे, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखे हैं ना, जो कि रामचंद्र जी के पूरा चरित्र चित्रण का वर्णन किया, ऐसी भक्ति से ओतप्रोत वर्णन किया। उसी प्रकार से वहाँ के जो कवि है त्यागराज ने भी तुलसी के दास जी के अनुसार, उनके अनुसार ही लिखे ओतप्रोत होकर के, और उनके ऋण को अपनी कृति में स्वीकार किया है। ठीक है बेटा, आज हमने एक पहला पैराग्राफ पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, कवि परिचय पढ़ा। सबसे पहले हमने चैप्टर की स्टार्ट करी, दक्षिण भारत की एक झलक में किसने लिखा है, आचार्य विनय मोहन शर्मा द्वारा लिखा है, जिनका जन्म सन 19 दिसंबर 1905 में हुआ था, मध्य प्रदेश के करकबेल में हुआ था। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि प्राप्त की ये हमने पढ़े। ये प्रोफेसर पद पर भी रहे, अध्यक्ष पद पर भी रहे, और इनको कई जगहों पर पुरस्कृत भी किया गया था, सम्मानित किया गया था। उसके पास में हम यहाँ पर क्या, दक्षिण भारत की सभ्यता, केंद्रीय भाव में क्या पढ़ा हमने कि दक्षिण भारत के लेखक अपनी यात्रा का पूर्ण रूप से वर्णन करके बता रहा है। और उसमें ये पढ़े हमने कि लेखक वहाँ की दक्षिण भारत की पूरी रीति, रहन सहन, खान पान और क्या क्या वहाँ की सुंदरता का जो अनुभव किया, इसका पूर्ण रूप से वर्णन, कहाँ से ट्रेन पकड़ा, ट्रेन कहाँ कहाँ गई, क्या क्या उनने आनंद का अनुभव किया, ये सभी चीज़ें इस पार्ट में आपको बताई जा रही है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या बताया कि नागपुर से उन्होंने जाते समय क्या क्या अनुभव किया। जब 1953 में इन्होंने त्रिंबकाकुर, त्रावणकोर में जाते समय इन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला की झलक देखी। यानी यहाँ से ट्रेन से बैठते जाते उनको तीनों झलक दिखाई दी। नागपुर से
ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में बैठे और रात भर ये मध्य प्रदेश की सीमा में रहे। फिर उसके बाद ये वहाँ जा कर के जब वहाँ पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे थे, मतलब पहले मध्य प्रदेश से हैदराबाद तक ट्रेन दौड़ती रही, बेजवाड़ा पहुँचे। बेजवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान है, तो वहाँ किस जो कि बस में बताया कि खुली साड़ी पहनती हैं। वहाँ के पुरुष के विषय में बताया कि वो लुंगी पहनते हैं और तेलुगु भाषा बोलते हैं। वहाँ के कवि हैं जो प्रसिद्ध भक्त कवि त्यागराज है, जो तुलसीदास जी के अनुसार अनुकरण करते हुए इन्होंने जैसे रामचरितमानस की रचना की थी, उसी प्रकार से तुलसीदास जी ने की थी, उसी प्रकार से कवि त्यागराज ने भी किया और उनके अनुकरण किया, उनके अनुसार लिखे। ठीक है बेटा, तेलुगु में। उसके बाद उनके ऋण को अपनी कृति से स्वीकार किया। आज के लिए इतना फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद का हम आगे दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय।